नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। भारत ने एशियन गेम्स 2023 में इतिहास रच दिया है। भारत ने चीन के होंगझो में चल रहे एशियन गेम्स में अब तक 100 मेडल हासिल किए हैं। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए महिला कबड्डी टीम और देशवासियों को बधाई दी है। बता दें कि भारत ने इस बार एशियन गेम्स में 100 मेडल पार करने का लक्ष्य रखा था, जिसे सफलतापूर्वक हासिल किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा है कि एशियाई खेलों में भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत के लोग इस बात से रोमांचित हैं कि हम 100 पदकों की बड़ी उपलब्धि तक पहुंच गए हैं। इस मौके पर मैं अपने एथलीटों को हार्दिक बधाई देता हूं, जिनके प्रयास की वजह से भारत को ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई। उनके शानदार प्रदर्शन की वजह से ही आज हम गर्व महसूस कर रहे हैं। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बड़ी उपलब्धि पर एक्स पर लिखा कि उन्हें गर्व है सभी खिलाड़ियों पर। देशवासियों को इस तरह का अनुभव कराने के लिए खिलाड़ियों को शाबाशी दी प्रधानमंत्री मोदी ने। बता दें आपको ये बड़ी खबर, जहां पर भारत ने हासिल किए हैं 100 पदक। एशियन गेम्स 2023 में भारत का लगातार शानदार प्रदर्शन जारी है। इसी बीच प्रधानमंत्री ने तमाम खिलाड़ियों को बधाई दी, देशवासियों को बधाई दी। भारत ने अब तक 100 पदक हासिल कर लिए हैं। ये एक बड़ा क्षण है देश के लिए। पीएम मोदी ने महिला कबड्डी टीम को भी बधाई दी है। बता दें आपको, कबड्डी में गोल्ड के साथ भारत ने इतिहास रचा, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया और देशवासियों को बधाई दी। खिलाड़ियों की जमकर तारीफ भी करते नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। एशियन गेम्स 2023 में भारत का लगातार शानदार प्रदर्शन जारी है। इसी बीच कबड्डी में भारत ने गोल्ड मेडल झटका और प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर तमाम तरह की बातें कही और कहा कि देश को गर्व है सभी खिलाड़ियों पर। बता दें आपको कि ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं खिलाड़ियों की। और मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में मध्य प्रदेश में अपनी उम्मीदवारी की राह देख रहे कैंडिडेट्स के भाग्य का भी फैसला हो सकता है। इस बैठक में करीब 150 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। इसी के साथ ही सूची अभी जारी नहीं की जाएगी। दिल्ली में हो रही बैठक में कांग्रेस राज्य में अपनी चुनावी रणनीति को लेकर भी चर्चा करेगी। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य सोनिया गांधी, इसी के साथ ही राहुल गांधी समेत कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार रणनीति बना रही है। इसी बीच अब दिल्ली में बैठक होगी। 150 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है, जिसको लेकर बैठक होगी। बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही और भी कई तमाम बड़े चेहरे बैठक में नजर आएंगे और मध्य प्रदेश को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी बेहद रणनीतियां बनाती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच अब दिल्ली में यह बैठक है, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे और 150 सीटों पर बड़ा फैसला हो सकता है। बता दें आपको, कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक है आज, जिसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं और ये बैठक शुरू होगी। इसमें तमाम तरह के जो रणनीति है वो बनेगी। 150 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक है आज। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नागेंद्र जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट है नागेंद्र इस वक्त? नागेंद्र, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? हुई है और उसके बाद चुनाव मोड में जो पार्टियां हैं वो सभी आ गई है। हालांकि बीजेपी की तरफ से पहले ही कुछ उम्मीदवारों की घोषणा मध्य प्रदेश में कर दी गई थी, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से भी आज सीईसी की बैठक है, जिसमें कि मध्य प्रदेश के 100 से ज्यादा प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की जाएगी। और माना यह जा रहा है कि जो नाम है वो फाइनल कर लिए जाएंगे, क्योंकि इससे पहले बीजेपी प्रत्याशियों की बात करें तो बीजेपी की तरफ से 3 केंद्रीय मंत्री, लगभग 4 सांसद हैं और कुछ
कुछ ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनके नामों की घोषणा कर दी है, तो कांग्रेस के ऊपर भी ये दबाव है कि जल्दी से वो भी अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करें, जिससे कि चुनाव की तैयारियां प्रत्याशी अपने क्षेत्रों में कर सके। को उतार सकती है नागेंद्र? क्या कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव में सांसदों को उतार सकती है? जी बिल्कुल, देखिए इन्हीं सभी मुद्दों पर आज चर्चा होनी है। सीईसी की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता इसमें रहेंगे, जो कि चुनाव समिति के सदस्य हैं। वो सभी इस पर बैठकर आज चर्चा करेंगे कि क्या जो सांसद हैं या जो पूर्व में मंत्री रहे हैं उनको भी विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाए, जिस तरह की बीजेपी ने अपने सांसद, मंत्रियों और बड़े नेताओं को वहां पर टिकट दिया है। कितने बजे शुरू होगी ये बैठक और मध्य प्रदेश से इसमें कौन बड़ा चेहरा शामिल हो सकता है? नागेंद्र, आपको आवाज आ रही है? बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए। और एक ईमेल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को उड़ाने की धमकी दी गई। केंद्रीय एजेंसियां अलर्ट पर हैं और फौरन जांच शुरू कर दी गई है। ईमेल भेजने वाले शख्स ने 500 करोड़ रुपए के अलावा जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की रिहाई की भी मांग की है। सूत्रों ने बताया कि शुरुआती तकनीकी जांच के आधार पर मुंबई पुलिस को ईमेल के बारे में सूचित किया गया और ईमेल भेजने वाले को पकड़ने की कोशिशें जारी है। बता दें कि गुजरात पुलिस के अलावा एनआईए भी इस मामले की जांच कर रही है। एजेंसियां टेंशन में हैं क्योंकि पिछले हफ्ते आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने भी इसी तरह की धमकी दी थी। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है कि क्या इस पूरे मामले पर एसएफजे का भी हाथ है। और बड़ी खबर, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज से शुरू होगी बैठक। भवन निर्माण समिति के साथ राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक से पहले राम जन्मभूमि परिसर का होगा स्थलीय निरीक्षण। कार्यदायी संस्था को दिए गए टास्क का होगा स्थलीय निरीक्षण। ये बड़ी खबर अयोध्या से, जहां पर बता दें आपको कि कार्यदायी संस्था को दिए गए टास्क का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। इसी के साथ ही रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज बैठक शुरू होगी। भवन निर्माण समिति के साथ राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक से पहले राम जन्मभूमि परिसर का होगा स्थलीय निरीक्षण। कार्यदायी संस्था को दिए गए टास्क का होगा स्थलीय निरीक्षण। बता दें आपको, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज से बैठक शुरू होगी। भवन निर्माण समिति के साथ राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक से पहले राम मंदिर जन्मभूमि परिसर का होगा निरीक्षण। कार्यदायी संस्था को दिए गए टास्क का होगा स्थलीय निरीक्षण। और शराब नीति घोटाले को लेकर राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने करारा हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली हर मामले में अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता मिलेगी। इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी का जन्म अन्ना आंदोलन से हुआ। जब ये सत्ता में आए तब से लगातार झूठ और भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं। जिस आबकारी घोटाले के अंतर्गत ये लोग जेल जा रहे हैं, उसी घोटाले को इन लोगों ने किया है। वहीं देवरिया की घटना पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि इसमें अधिकारियों की लापरवाही है। आम आदमी पार्टी का जन्म अन्ना आंदोलन से हुआ और जब से ये सत्ता में आए हैं लगातार झूठ का सहारा ले रहे हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है। दिल्ली के विकास से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये हमेशा कोई न कोई ऐसा विवाद करके चर्चा में बने रहना चाहते हैं और जिस आबकारी घोटाले के अंतर्गत ये लोग जा रहे हैं, ये इन्होंने किया है। और अभी अगर आपका या आपके माध्यम से जो भी मेरी आवाज को सुन रहे हो, उनसे कहना चाहता हूं कि कोरोना काल को याद कीजिए कि कोरोना काल में इनके कार्यकर्ता किस तरीके से चौराहे पर खड़े होते थे और किस तरीके से गाड़ी वालों को बेइज्जत करते थे और किस तरीके से पैसा।
और मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने मीडिया से बात करते हुए ईडी की छापेमारी पर कहा कि पूरे देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है। बीजेपी के लोग समझ चुके हैं कि उनकी जो नीतियां हैं वो विफल हुई हैं और जनता में त्राही त्राही मची हुई है। एक तरफ जनता अपने परिवार और बच्चों के लिए नौकरी देख रही है, लेकिन युवाओं के पास नौकरियां नहीं है। जहां किसान बदहाल हैं, जनता भी सुरक्षित नहीं है। जनता समझ रही है कि 1 दशक पूरा होने जा रहा है। इस बार लोग इसी संदेश के साथ जाएंगे कि वो अपना एयर, अपना वोट, परिवार का भविष्य सुधारेंगे, इसी पर वोट दें। मैं समझती हूँ कि पूरे देश का जो माहौल है वो बिगाड़ा जा रहा है और भाजपा वाले समझ गए हैं कि उनकी जो नीतियाँ हैं जो विफल रही हैं पूरी तरह से, और जनता में त्राही त्राही मची हुई है। और एक तरह जहाँ जनता अपने परिवार, अपने बच्चों का भविष्य देख रही है, जहाँ नौकरियाँ नहीं हैं युवाओं के पास, जहाँ किसान भी बदहाल है और जहाँ महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं, तो जनता समझ रही है बात और लगभग 1 दशक पूरा होने जा रहा है। और इस बार लोग इसी संदेश के साथ जाएंगे कि उन्हें अपने परिवार का, अपने बच्चों का भविष्य को सुधारना है और इसी उस पर वोट करने जा रहे हैं। सिक्किम में तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ अपने तबाह के निशान छोड़ गई। 4 दिन बाद भी कीचड़ और मलबे में शव मिलने का सिलसिला बना हुआ है। सिक्किम बाढ़ में अब तक 56 शव बरामद किए जा चुके हैं। इनमें पश्चिम बंगाल में तीस्ता नदी के बेसिन से 30 से ज्यादा शव बरामद हुए हैं। सेना के 22 जवान लापता हुए थे, इनमें से 7 के शव बरामद हो चुके हैं। राज्य में 4 दिन से 3000 पर्यटक फंसे हैं, लेकिन हवाई रेस्क्यू ऑपरेशन में खराब मौसम अड़ंगा डाल रहा है। शुक्रवार को वायुसेना ने Mi-17 हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन चलाने के कई प्रयास किए। बता दें कि बुधवार तड़के बादल फटने से सिक्किम की तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से 25,000 से ज्यादा लोग आपदा में प्रभावित हुए। बाढ़ ने 1200 से ज्यादा घरों को क्षतिग्रस्त किया है। कुल पुल 13 बह गए हैं। इसी के साथ ही अब तक विभिन्न क्षेत्रों में 2413 लोगों को बचाया गया है। इसके अलावा राज्य में 6875 लोग 22 राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। इनमें से अधिकांश इलाके देश के बाकी हिस्सों से कट गए हैं। और 2000 रुपए का नोट बदलने और खाते में जमा कराने का आज आखिरी मौका है। 2000 रुपए के नोट 7 अक्टूबर के बाद बैंकों में ना तो बदले जाएंगे, ना ही जमा हो सकेंगे। हालांकि आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में इन्हें बदलने की सुविधा होगी। जो लोग जाने में असमर्थ हैं, डाक के जरिए नोट बदल सकेंगे। आरबीआई ने कहा कि 96% यानी 3.43 करोड़ रुपए मूल्य के 2000 के नोट बैंकों में लौट आए हैं। इनमें से 87% नोट जमा हुए हैं, जबकि 13% छोटे मूल्य के नोटों से बदले गए हैं। हालांकि 3.37% यानी करीब 12,000 करोड़ रुपए के नोट अभी बाजार में हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कटनी में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जो काम 60 साल में नहीं हुए वो मोदी जी ने 8 साल में करके दिखाया है। वहीं उन्होंने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी की रणनीति होती है किस तरह से चुनाव में कैसे जाना है, चेहरे के साथ जाना है, बिन चेहरे के जाना है, किस तरह से जाना है, कब चेहरे की घोषणा करनी है। अभी तो चुनावों की घोषणा नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में भाजपा रिकॉर्ड सीटें जीतेगी, फिर एक बार राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। हर पार्टी की रणनीति होती है कि किस चुनाव में कैसे जाना है, चेहरे के साथ जाना है, बिन चेहरे के जाना है, या कब चेहरे की घोषणा करनी है। तो अभी इंतजार करो, अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई, चेहरे पे क्यों पड़े हो? बड़े सांसदों को चुनाव पर उतारा जा रहा है, तो अभी जो लिस्ट आनी का युवाओं को भी कहीं जगह दी जाए। अरे मैं भारत सरकार का एक युवा मंत्री, युवा कार्यक्रम का मंत्री, खेल मंत्री, आज तक के सबसे ज्यादा मेडल हमारे खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में 90 मेडल तक हम पहुंचाए हैं। ये अपने आप में दिखाता है हमने खेलों में भी शानदार किया और भारत के युवाओं ने स्टार्टअप से लेकर अन्य क्षेत्रों में भी शानदार काम किया। भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें आएंगी? रिकॉर्ड सीटें जीतेंगे और फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।
और अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेर रही है। इसी बीच उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला अब उत्तराखंड में फिर से मोर्चा खोलने की तैयारी में जुट गई हैं। दरअसल बीते महीने सीएम आवास कूच के दौरान भी ज्योति रौतेला ने अंकिता भंडारी को न्याय में देरी के आरोप बीजेपी सरकार पर लगाए थे। इस दौरान उन्होंने अपना सिर भी मुंडवाया था। इसी पर ज्योति रौतेला महिला न्याय स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रही हैं। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का कहना है कि वो देवप्रयाग में गंगा तट से यात्रा शुरू करेंगी और सभी जिलों में होते हुए पौड़ी में यात्रा को संपन्न करेंगी। ज्योति रौतेला का कहना है कि इस यात्रा के माध्यम से वो घर घर जाकर लोगों के साथ अंकिता को इंसाफ दिलाने की मुहिम से जोड़ने का काम करेंगी और जनता के सामने प्रदेश में बेटियों के साथ हो रहे शोषण को जनता के सामने लाने का काम करेंगी। बिहार के इस्लामिया कॉलेज से एक नया तालिबान फरमान जारी हुआ। सीवान के जेड इस्लामिया कॉलेज ने छात्र छात्राओं के साथ बैठने पर पाबंदी लगा दी। यही नहीं, बातचीत करने और हंसने पर भी बैन लगा दिया। ऐसा क्यों हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, खैर ये तो पूरी दुनिया में ज़ाहिर है, लेकिन मदरसे और इस्लामिया कॉलेज में क्या हरकतें चल रही हैं, शायद बेहतर इस्लामिया कॉलेज वाले ही बता पाएंगे। मगर आप टीवी स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं, इससे तो साफ साफ जाहिर होता है कि बुर्के की आड़ में ये अखाड़ा कोई आम नहीं है। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। इसमें बुर्का पहने कुछ लड़कियां मारपीट कर रही थी। कथित तौर पर वीडियो में मारपीट करते दिख रही लड़कियों के बीच बॉयफ्रेंड को लेकर पहले क्लास में झगड़ा हुआ, जिसके बाद में कॉलेज बंद होने पर दोनों सड़क पर फिर से उसी बात पर झगड़ने लगे। इस दौरान दोनों के बीच लात घूंसे चले और इसी बुर्के फाइट को देखते हुए अब इस्लामी कॉलेज ने छात्र छात्राओं के साथ बैठने पर पाबंदी लगा दी। यहाँ तक कि बातचीत करने और साथ हंसने पर भी बैन लगाया गया है। इस प्रतिबंध के बाद ये सवाल उठने लगा है कि आखिर बिहार जैसे हिंदू बहुल्य राज्य में जहाँ 80% हिंदुओं की आबादी है, उस प्रदेश में ऐसे तालिबानी आदेश का क्या मतलब है? क्या इस्लामी कॉलेज बिहार में सरिया कानून लागू करना चाहता है? सिवान का इस्लामी कॉलेज बिहार के जयप्रकाश विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है। कॉलेज ने लड़कियों और लड़कों के साथ बैठने और बातचीत करने पर पाबंदी को लेकर नोटिस भी जारी किया है। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि ये कदम कॉलेज में अनुशासन कायम करने के लिए उठाया गया है। कॉलेज के प्राचार्य के द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि कॉलेज में छात्र छात्राएं अक्सर एक साथ बैठते और बातचीत करते हैं, जो कॉलेज में अनुशासन को बिगाड़ रहा है। इसलिए कॉलेज में लड़कियों और लड़कों के साथ बैठने और बातचीत करने पर पाबंदी लगा दी गई है। कॉलेज द्वारा जारी आदेश के अनुसार कक्षा खत्म होने के बाद छात्र छात्राएं एक साथ बैठकर पढ़ाई और बातचीत नहीं कर सकते हैं। यही नहीं, साथ में हंसी मजाक पर भी बैन लगाया गया है। अगर कोई ऐसा करता पकड़ा जाएगा तो उसका नाम कॉलेज से काट दिया जाएगा। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस नोटिस में संविधान की धारा 29 और 30 का भी जिक्र किया गया है। प्राचार्य के आदेश जारी नोटिस में संविधान की धारा 29 और 30 का हवाला देते हुए कहा गया है कि यह एक अल्पसंख्यक महाविश्वविद्यालय है और इससे जुड़े फैसले लेने का हक कॉलेज प्रशासन के पास है। इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि जब जयप्रकाश विश्वविद्यालय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत स्थापित नहीं हुआ है, तो ऐसे इस्लामिया कॉलेज आखिर किस अधिकार से अनुच्छेद 29 और 30 का हवाला दे रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, AMB नेटवर्क। दिल्ली में हुए शराब घोटाले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी अब मुश्किलों से घिरती नजर आ रही है। पार्टी के कई नेता जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। मनीष सिसोदिया के बाद अब संजय सिंह ईडी की गिरफ्त में हैं, जहां उनसे 5 दिनों तक लगातार पूछताछ होगी। दिल्ली की एक अदालत ने 5 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 5 दिन के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया था। सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने माना कि दिल्ली के शराब घोटाले में सिंह की गिरफ्तारी गलत नहीं है। ईडी ने अदालत को बताया था कि दिनेश अरोड़ा ने आप सांसद के घर पर 2 करोड़ रुपए नकद भिजवाए थे। स्पेशल जज MK नागपाल की अदालत ने कहा कि संजय सिंह पर जो आरोप लगाए हैं और ईडी ने जिस तरह के दस्तावेज सामने रखे हैं, उससे दिल्ली के शराब घोटाले में सिंह की सीधी संलिप्तता दिखती है। साथ ही यह भी माना कि
इस स्तर पर ऐसा कुछ नहीं है जिससे माना जाए कि सिंह के खिलाफ दिनेश अरोड़ा के बयान में खोट है। कोर्ट ने कहा कि अरोड़ा के बयानों में कितनी सच्चाई है ये तो ट्रायल के दौरान ही पता चल पाएगा, लेकिन जांच के लिए जरूरी है कि ऐसे बयानों पर भरोसा कर उन पर गौर किया जाए। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे लगे कि सरकारी गवाह बने अरोड़ा के बयान गलत हैं। 1-1 करोड़ रुपए 2 किस्तों में संजय सिंह के घर पहुंचाए गए। 1 करोड़ रुपए इंडो स्पिरिट कार्यालय पर दिए गए। दिनेश के मुताबिक लेन देन की बात फोन पर स्वीकारी गई। संजय सिंह के कर्मचारी शर्वेश को ये रकम सौंपी गई। 3 लोगों से संजय सिंह का आमना सामना ईडी करा रही है। संजय सिंह के घर से छानबीन के दौरान डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। मोबाइल फोन जब्त किया गया है जिसमें कुछ कॉन्टैक्ट नंबर मिले हैं। संजय सिंह को बुधवार को ईडी ने 10 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था और अब उन्हें 10 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आबकारी नीति मामले में 2 करोड़ रुपए के लेन देन में सीधी संलिप्तता देखते हुए सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है। साथ ही ईडी ने जो डाटा जुटाए हैं उसको लेकर भी पूछताछ होनी है। इसके अलावा एजेंसी ने विवेक कुमार त्यागी और सर्वेश मिश्रा सहित कुछ लोगों को सम्मन जारी किया है। संजय सिंह के साथ इनकी आमने सामने की पूछताछ के लिए भी हिरासत जरूरी है। कोर्ट ने कहा है कि संजय सिंह से पूछताछ सीसीटीवी कवरेज वाली जगह पर होनी चाहिए। हिरासत के दौरान हर दिन शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच रोजाना आधे घंटे के लिए उन्हें वकीलों से मिलने की इजाजत दी गई है। कोर्ट ने आप सांसद को हिरासत के दौरान रोजाना आधे घंटे के लिए पत्नी और पिता से मिलने की भी इजाजत दी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि संजय सिंह का ब्लड प्रेशर दिन में 2 बार जांचा जाएगा और दिन में 1 बार उनके शुगर लेवल की निगरानी की जाएगी। अब देखना होगा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल के लिए कितनी मुश्किलें लेकर आती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के तीनों वरिष्ठ नेता सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। अब ये साफ है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से मुश्किलों में घिरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।